हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वन या वनस्पति। ऐसा शायद ही कुछ एग्जाम होगा जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ना गया हो। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इससे आने वाले जितने ही प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम लोग एक अच्छे मैप के माध्यम से, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राकृतिक वन क्या है और इसका परिभाषा किस प्रकार से बनते हैं। तो प्राकृतिक वन उन पेड़ पौधों तथा घास और झाड़ियों को कहते हैं जो धरातल पे उगते हैं और स्वतः विकसित होते हैं। इसमें मानवों के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो उन वनों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वन कहा जाता है। और जिसमें मानवों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है उन वनों को केवल वन के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे में हमारे द्वारा कुछ वन लगाए जाते हैं और वन लगाने के साथ साथ उन वनों को हम लोग संरक्षण देते हैं, देख रेख करते हैं, तो वे वन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्राकृतिक जो वन होते हैं उनको मानवों के द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वे धरातल पे स्वतः उगते हैं और स्वतः विकसित होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक वन कहेंगे। तो चलिए और भी कुछ बेसिकली प्रश्न इस चैप्टर से उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि भारत में मानसून का प्रारंभ, अगर भारत में मानसून का प्रारंभ देखा जाए तो भारत में मानसून का प्रारंभ होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जब मानसून का आगमन होता है भारत में तो किस राज्य में होता है? तो केरल में। और केरल में मानसून प्रवेश करते, सबसे पहले केरल में मानसून प्रवेश करता है और केरल से होते हुए इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य में चला जाता है। और पूर्वोत्तर राज्य में जाने के बाद पर्वतीय क्षेत्र से टकरा करके वर्षा पुनः वापस आती रहती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि लौटती हुई मानसून से भारत के किस किस राज्य में वर्षा होती है? तो यहाँ एक उड़ीसा का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में लौटती हुई मानसून से वर्षा होता है। तो फिर से एक बार, लौटती हुई मानसून से भारत के किस किस राज्य में वर्षा होता है? तो जैसे में उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में जो है, और कुछ अगल बगल के भी क्षेत्रों में लौटती हुई मानसून से वर्षा होता है। लेकिन अधिकतर वर्षा बोला जाए कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होता है? तो लौटती हुई मानसून से। आंध्र प्रदेश में लौटती हुई मानसून से, तेलंगाना, उड़ीसा इत्यादि में लौटती हुई मानसून से। और यहाँ जानते हैं आप कि मेघों का घर क्या है? मेघालय है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में, इसलिए मेघों का घर किसे कहा गया है? मेघालय को कहा गया है। तो ये सब प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों ने देखा प्राकृतिक वन। तो प्राकृतिक वनों में से आज का जो वीडियो है उन्हीं प्राकृतिक वनों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कांटेदार झाड़ी या मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आरक्षित वन क्या है और संरक्षित वन क्या है। तो उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यदि पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है कौन सा वर्षा? तो ये होता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, यहाँ से याद रखिएगा, विश्व में कौन सा वर्षा होता है? किस प्रकार की वर्षा? तो पर्वतीय वर्षा। और यदि भारत में इंडिविजुअली ढंग से बोला जाए कि भारत में कौन सा वर्षा होता है, तो ये होता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, ठीक है। तो ये दो तरह के वर्षा याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा वर्षा? संवहनीय वर्षा। अब विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा होता है? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा पर्वत से टकरा के होता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा होता है। अब ऐसा जो है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो ये प्रश्न को हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग देखेंगे कुछ वन। जैसे में यहाँ है सदाबहार वन। सदाबहार वन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है चिरहरित वन। क्या है? चिरहरित वन। चिरहरित वन, ठीक है। और चिरहरित वन, सदाबहार वन दोनों एक ही हैं। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। सदाबहार वन होने के लिए कुछ वजह होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वनों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। वनों को प्रभावित करते हैं। वन को प्रभावित करते हैं कौन? जैसे में ताप, है ना, ऊंचाई, ठीक है, ताप, ऊंचाई, और समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी, देखिए क्या हो गया? समुद्र तल से दूरी, ऊंचाई, ताप, ठीक है। और एक है मिट्टी और वर्षा।
एक हो गया क्या, मिट्टी और वर्षा। ये सब जो है कारक हैं। क्या है कारक, वनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब वन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, तो वन प्रभावित होते हैं, देखिए कभी कभी वनों का जो है, वनों में देखते होंगे बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का पत्ता का आकृति अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई में अंतर दिखने को जो मिलता है। कभी कभी कुछ जो है बड़े बड़े पत्ते वाले पौधे कहीं कहीं पर उन कांटा के रूप में उसका होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो ये प्रभावित होता है। प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक हैं, जैसे में मिट्टी, वर्षा, ऊंचाई, ताप और समुद्र तल से दूरी के अनुसार जहाँ पे जिस तरह के उसका जो मौसम मिलेगा, जिस तरह का जो वहाँ पे उसका जो है मिट्टी मिलेगा, वर्षा मिलेगा, उस तरह के पौधे वहाँ विकसित हो जाते हैं। तो अगर बोला जाए कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारणों में से सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, यहाँ वर्षा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा और क्या, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कारक के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या है, सदाबहार वन कहता है कि सदाबहार वन होने के लिए कम से कम वर्षा होना चाहिए कितना, 200 सेंटीमीटर से कितना अधिक, 200 सेंटीमीटर वर्षा से क्या होना चाहिए वहाँ अधिक, तब वहाँ कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सदाबहार वन वही पाया जाएगा जहाँ वर्षा कितना से कितना सेंटीमीटर तक होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ प्रश्न बोला, सदाबहार वन को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों बोले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहने का मतलब देखिए क्या है, ये जैसे ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, यहाँ बताए थे कि यह जो है 0 डिग्री का विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर जो है कर्क रेखा है, और इसके ऊपर क्या है, अंटार्कटिक रेखा है। तो यहाँ जो है 23.5 डिग्री का रेखा था, और यहाँ क्या था, 66.5 डिग्री का रेखा था, और ये जो ध्रुव है यह 0 डिग्री का रेखा है। ये दोनों ध्रुव कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का, या 90 बोल सकते हैं, 90 बोल दीजिए, 90 बोलिए, ठीक है, ये 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ है 23.5 डिग्री, और यहाँ भी क्या हो गया 66.5 डिग्री। तो इस प्रकार से कुछ कटिबंध पाए जाते हैं, उन कटिबंधों को हम लोग देखिए क्लियर करते हैं। यहाँ से देखिएगा 0 से 23.5 और 23.5 से 66.5 और 66.5 से 90 किन किन कटिबंधों में बटा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा 0 से 23.5 जो है, ये 0 से 23.5 इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध, और 23.5 से 66.5 क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यहाँ बोला जाएगा कि 0 से 23.5 डिग्री तक के कौन से कटिबंध के नाम से जाना जाता है, तो उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के इर्द गिर्द अगल बगल, वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। विषुवत रेखा का जो इर्द गिर्द ऊपर नीचे जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि भारत यहाँ पे स्थित है, भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र कहलाया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाया, इसीलिए कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया था, विषुवत रेखा के जो अगल बगल का जो क्षेत्र है इसको क्या किस नाम जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गया कि उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं 0 से 23.5 उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66 शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 शीत कटिबंध, ठीक है। तो कटिबंध से कुछ प्रश्न याद हो गया। अब यहाँ बोलता है, यहाँ तो आप लोग क्लियर हो गया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब उष्ण यहाँ देखिए बोला गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा सदाबहार वन। अब सदाबहार वन का जो है क्या खासियत ये है, सदाबहार वन का नाम से ही इसका पता चल रहा है कि यह जो है क्या है, हरा भरा मतलब घना होगा। सदाबहार, सदाबहार का मतलब किसी प्रकार का इसमें कमी नहीं होगा। तो यहाँ बोला गया है कि सदाबहार वन का जो है खासियत क्या है, यह बहुत घने होते हैं। वन क्या होते हैं, ये घने, बहुत घने वन होते हैं, और एक मौसम में अपना पत्ता नहीं झड़ता है,
कुछ वन ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अगर उनका मौसम आने पर सारा पत्ता अपना क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। लेकिन सदाबहार वन का खासियत क्या है कि एक मौसम में अपना सारा पत्ता नहीं झाड़ता है, धीरे धीरे करके नया पत्ता आते रहता है, पुराना पत्ता झड़ते रहता है। तो यही बात यहाँ लिखा गया कि एक मौसम में सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं, धीरे धीरे करके सही वे अपने पत्ते को क्या करता है, गिराता है और नया नया पत्ता आता है। तो ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं सदाबहार वन में। ठीक है, सदाबहार वन में कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, उन वृक्षों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेड़ सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो वे पेड़ जो है याद रखिएगा, एक महोगनी है, रोजवुड है, बांस और रबर। रबर जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन केरल में होता है, और विश्व में सबसे अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन कौन करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया करता है। तो यहाँ से देखिएगा महोगनी, रोजवुड, बांस और रबर। बांस और रबर इत्यादि क्या है, सदाबहार वन के वृक्ष हैं। तो यहाँ से याद हो गया आप लोगों को। अब देखते हैं सदाबहार वन किन किन क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में कहाँ कहाँ सदाबहार वन। तो देखिए यहाँ जो है पश्चिमी घाट, अगर बोला जाए यहाँ से पश्चिमी घाट, ठीक है, देखिए यहाँ जो ये जो क्षेत्र है यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पूछा जाएगा कि सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और पूर्वी घाट में बोला जाएगा तो इधर इस तरफ पाया जाए। पूर्वी घाट में कहाँ अगर बोला जाएगा सदाबहार वन निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, अगर मध्य प्रदेश में बोल दिया जाए तो मध्य प्रदेश में सदाबहार वन है, सदाबहार वन मध्य प्रदेश में नहीं है। सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट जो है, यहाँ जो हम लोग पढ़े थे उधर कोंकण तट, केनरा तट, कोरोमंडल तट, तो ये सब जो है मालाबार तट जो हम लोग पढ़े थे, इसी तरफ का जो तट है इसमें जो है सदाबहार वन, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सदाबहार वन का है, सदाबहार वन। ये जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है कौन सा वन, सदाबहार वन। अब ये जो भी क्षेत्र देख रहे हैं ये भी कौन सा वन है, सदाबहार वन। ठीक है, तो सदाबहार वन दो क्षेत्र में आप लोग को बताया गया। एक अगर बोला जाए पूर्वोत्तर क्षेत्र तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, लेकिन पश्चिमी घाट में बोला जाएगा तभी, तो जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि, मेघालय, असम इत्यादि में जो है कौन सा वन पाया जाता है, तो सदाबहार वन पाया जाता है। आप देख सकते हैं। अब कुछ जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल यहाँ जो है एक राज्य है, यहाँ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार से जितने भी प्रश्न आने वाले थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया, क्लियर किया। अब बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखेंगे पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है। पर्णपाती वन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे पर्णपाती वन क्या कहेंगे, पर्णपाती वन किसको कहेंगे। हमने सबसे पहले बताया कि वनों को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, वर्षा है। बहुत सारे कारक बताएं, ताप है, समुद्र तल से दूरी है ना, और बताएं मिट्टी है, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्षा। यही देखिए वर्षा से तुलना यहाँ भी किया गया, वर्षा तुलना यहाँ भी किया गया। यह बोलता है पर्णपाती वन क्या बोला, पर्णपाती वन बोला कि यहाँ वर्षा होना चाहिए 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होगा तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन जो होंगे कौन सा वन होंगे, पर्णपाती वन होंगे। तो 70 से लेकर 200 याद रखिएगा, और 200 प्लस में कौन सा वन, सदाबहार वन। तो यहाँ पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया। अब क्यों पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया ये बताते हैं। सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब थोड़ा गीला, और शुष्क मतलब जो है थोड़ा सा एकदम पूरा सूखा। शुष्क मतलब पूरा सूखा, आर्द्र मतलब थोड़ा थोड़ा सा गीला। तो यहाँ पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन कितना से कितना सेंटीमीटर तक जो वर्षा होगा तो शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। तो 70 से 120 में ही रुक गया, 70 से होते होते 120 में ही रुक गया, उसको क्या कहेंगे, शुष्क पर्णपाती वन। लेकिन 120 से पूरा कर दिया 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, तो इसको कैसा, आर्द्र कहेंगे। अब देखिए आर्द्र और शुष्क क्यों कहा गया, आर्द्र और शुष्क क्यों कहा गया।
आप देखिए प्रश्न यहाँ से ये है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है यह है पर्णपाती वन का। पर्ण थोड़ा सा लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ठीक होगा। ये है पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पर्णपाती वन का है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में, बृहत मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती क्या है? तो देखिए हिमालय के क्षेत्र में, ये जो तरफ का आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हिमालय का क्षेत्र है। और हिमालय के क्षेत्र के आसपास जो है कुछ जो पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं हिमालय के आसपास। तो हिमालय के आसपास जो वन पाए गए हैं उन वनों को क्या कहा गया? आर्द्र पर्णपाती कहा गया, क्योंकि शुष्क होते हुए भी कुछ इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए पूरी तरह से यह सूखा नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है? आर्द्र रहता है। तो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? तो आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। और पूरी तरह से किसी से नज़दीकी नहीं है, मतलब दूर है। देखिए इस तरफ का जो क्षेत्र है यह किसी से उतना संपर्क नहीं है, तो यहाँ शुष्क पर्णपाती पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? शुष्क पर्णपाती। यहाँ जो शुष्क पर्णपाती 70 से 120 चलेगा, और यहाँ जो है आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती जो है यह चलेगा 120 से कहाँ तक के? 200 तक। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जान सकते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन सी वन पाई जाती है? तो पर्णपाती वन पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, जिसको डिसाइडियस भी फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, पतझड़ वन, पतझड़ वन के लिए हम बता चुके हैं 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए, लेकिन ये 2 भागों में बटा गया। आप देखिए यहाँ से बोला गया सबसे बृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाएगा? अभी हम बता चुके हैं सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जा रहा है? तो पर्णपाती वन। इसमें जो है कुछ पर्णपाती वन में सबसे अधिक महंगे लकड़ियाँ और इमारती लकड़ियाँ पाई जाती है। जैसे में सदाबहार वन में जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन महंगे नहीं पाए जाते हैं जितना कि पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक इमारती लकड़ियाँ और महंगी लकड़ियाँ किस वन में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन में जैसे में महंगी तथा इमारती लकड़ियाँ, जैसे में महंगी और इमारती कहने का मतलब क्या है? वैसा लकड़ी जिससे बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण होता है, फर्नीचर से बने हुए सामान होते हैं, वे सारे जो है पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। जैसे में शायद क्रिकेट बैट भी जो है यह पर्णपाती वन में ही पाया जाता है। आप देख लीजिएगा थोड़ा इसको बढ़िया से। तो इमारती लकड़ियाँ और महंगी लकड़ियाँ पाई जाती है। उन लकड़ियों में से थोड़ा सा लकड़ियों को याद करते हैं, कुछ वृक्षों को याद करते हैं। जैसे में सागवान, सागवान का पेड़ ऐसे भी हम लोग भी जानते हैं, रूरल एरिया में देखते हैं कि सागवान बहुत सारा लगाया जाता है। सागवान है, शीशम है और आम, 3 वृक्ष का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे कि पर्णपाती वन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे शीशम, सागवान, आम। और सदाबहार वन में हम लोग याद किए थे महोगनी, रोजवुड, बॉस। इसका नाम ही से ही पता चल जाएगा कि सदाबहार वन का है। रबड़ इत्यादि जो है कहाँ? सदाबहार वन। और सागवान, शीशम, आम इत्यादि को देखते होंगे, उतना पानी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ये हो गया क्या? पर्णपाती वन का उदाहरण। अब देखिए पर्णपाती वन हम वहाँ बताए थे, सदाबहार वन से बताए थे कि सदाबहार वन के जितने भी वृक्ष होते हैं एक बार में सारा अपना पत्ता नहीं गिराता है, लेकिन पर्णपाती वन एक बार में सारा अपना पत्ता क्या करता है? गिराता है। जैसे हम सागवान को देखिएगा कि हमेशा ही सूखा रहेगा, लेकिन जब कुछ ऐसे इसका मौसम आता है, जैसे आएगा वर्षा ऋतु, तब इसका क्या होगा? धीरे धीरे पत्ता क्या होता है? फेंकने लगता है। शीशम और आम का भी वही बात है, पत्ता जो है ये सागवान इत्यादि क्या करता है ना, सारा पत्ता जो है एक मौसम में गिरा देता है। अपना सारा पत्ता पहले गिरा दिया, उसके बाद धीरे धीरे उसका पत्ता आया। लेकिन सदाबहार वन का ऐसा बात नहीं था। सदाबहार वन का था कि गिरते भी रहेगा, नया पत्ता उगते भी रहेगा। अब पतझड़ वन का क्या कहा नाम है? सारा पत्ता गिरा दिया और उसके बाद नया पत्ता आना प्रारंभ होगा। तो पतझड़ वन में वृक्ष जो होते हैं वे एक मौसम में सारे पत्ते अपने गिरा देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पतझड़ वन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहेंगे? पर्वतीय वन कहेंगे। जैसे में फिर से एक बार कि ये जो क्षेत्र है ये हिमालयन क्षेत्र है। क्या है? हिमालयन क्षेत्र है।
एक प्रश्न हम बताना भूल गए थोड़ा सा, जैसे में सदाबहार वन यहाँ भी पाया गया, इस तरफ क्षेत्र में सदाबहार वन इस तरफ भी पाया गया। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, यहाँ और यहाँ भी क्या कौन सा वन पाया जाएगा? सदाबहार वन, ठीक ना। यहाँ भी कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर्वतीय वन। क्या पढ़ रहे थे? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उसे पर्वतीय वन कहेंगे। पर्वतीय वन को हिमालयन क्षेत्र के वन के नाम से भी जानते हैं। जैसे में ये जो है इस तरफ का जो क्षेत्र है वह पहले से हम लोग जानते हैं कि हिमालयन क्षेत्र है। तो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष को पर्वतीय वन बोलिए, चाहे हिमालयन पर्वतीय वन बोलिए। तो यहाँ जो है देखिए, पर्वतीय वन पूछा जाएगा कि भारत में पर्वतीय वन किस किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ एक है जम्मू कश्मीर, यहाँ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा उत्तराखंड, फिर आएगा क्या? सिक्किम, और फिर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ से पूछा जाएगा, कुछ इंडिकेट करते हुए चलेंगे। पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, फिर कहाँ? UKH उत्तराखंड में, फिर सिक्किम में। देखिए 4 गो हो गया, और सिक्किम के साथ साथ फिर कहाँ पाया गया? अरुणाचल में, अरुणाचल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य जिसमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन को हिमालयन क्षेत्र के वन के नाम से भी जानते हैं। अब पर्वतीय वन क्या है? तापमान के कारण वनों का जो आकृति क्या होता है? बदल जाता है। वनों का जो है आकृति क्या होता है? बदल जाता है। सबसे पहले तापमान, यहाँ क्या बोला गया? तापमान। सबसे पहले उधर हम बता रहे थे वर्षा। वनों को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? तो वर्षा का रहता है। लेकिन पर्वतीय वन जैसे में यहाँ से जो कुछ वृक्ष जो पाए जाएंगे, धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से बढ़ते हुए जो वन कुछ ऊपर की ओर जाएंगे। जैसे में कुछ वन इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं इस प्रकार से जो वन पाए जाते हैं, इस प्रकार से कुछ इसमें बात रहता है। तो यहाँ से यही बात को बोला गया कि पर्वतीय वन तापमान के कारण वनों का आकृति क्या होता है? घटता बढ़ता है तापमान के कारण। तो क्या है देखते हैं। जैसे में ये पहाड़ है, यही देखते हैं, ये जो है हिमालयन क्षेत्र है। तो यहाँ जो पेड़ पौधा पाया गया यह इस तरह का पौधे हैं, यह इस तरह का पौधा है। और धीरे धीरे जब ऊपर गए तो यही पेड़ जो है, एक ही पेड़ है, एक ही वृक्ष है, लेकिन उसका आकृति में, आकार में, पत्ता में और इत्यादि में बहुत सारा फर्क देखने को मिला। तो यहाँ क्या बोला ये पर्वतीय वन में? देखिए क्या है, ये स्केल मान लिया है, नीचे है 10, ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटते जाएगा। 10, फिर 8, फिर 5, फिर 3 और फिर क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे, ऊपर की ओर जैसे बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। और तापमान जब घटेगा तो वृक्षों की आकृति जो है शंकु आकार की होती जाएगी, शंकु आकार के, इस तरह से शंक्वाकार बोल सकते हैं। कि अगर बोल दे कि पर्वतीय वृक्ष शंक्वाकार क्यों होते हैं, शंकु आकार की क्यों होते हैं पर्वतीय? तो इसलिए होते हैं कि जब वर्षा होता है, धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं तो जब वर्षा होता है तो ये वृक्ष जो है ना, इसका जो पानी जो है तुरंत नीचे आ जाए, इसलिए क्या होता है कि इस शंकु आकार का होता है। और बर्फीला क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है, तो बर्फीला क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है तो बर्फ़ अगर गिरेगा तो ये जो है तुरंत जो है फिसल करके नीचे आ जाए, इसलिए इसका जो है आकृति हो जाता है कैसा? शंकु आकार का होता है, इस प्रकार के हो जाता है, इस प्रकार का होता है वृक्षों की आकृति। और बर्फ़ जब पड़ता है तो इस प्रकार से नीचे आ जाता है, तो शंकु आकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बोला जाएगा तापमान के कारण वनों की आकृति बदल जाती है। ठीक है, शंकुधारी हो जाता है। क्या हो जाता है? शंकुधारी होता है। शंकुधारी होने का कारण बताएं कि जब बर्फ़ पड़ेगा उस पर तो वह बर्फ़ जो है तुरंत नीचे चलाएगा, वर्षा होगा तो वर्षा भी नीचे आ जाएगा। तो वृक्ष कुछ पाया जाता है, इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं इस प्रकार के, और जो शंकु आकार के जो वृक्ष हो जाते हैं, तो एक यहाँ पे सिद्धांत कार्य करता है, कुछ
तो इसे कहते हैं अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत जैसे पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स में, अनुकूलन का सिद्धांत क्या है। लेकिन यहाँ अगर बोला जाए कि तापमान के कारण वृक्षों की आकृति शंक्वाकार हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? अनुकूलन का सिद्धांत का क्या है? उदाहरण है। और तापमान के कारण वृक्षों की आकृति क्या हो जाती है? बदलती रहती है। यहाँ से हम लोगों ने पर्णपाती वन में पढ़ लिया और पर्वतीय वन भी हम लोग पढ़ लिए। पर्वतीय वन भारत में किस किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ से और भी कुछ प्रश्न है कि पर्वतीय वन में कुछ वन हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे, जैसे में चीड़, स्प्रूस और सिल्वरफ, इस थोड़ा नाम याद रखिएगा। सिल्वरफ, स्प्रू और चिड़। चिड़ का पेड़ देखे होंगे। स्प्रूस और सिल्वरफ जो है शायद आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखें, शायद आप देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर्वतीय वन में वृक्ष कुछ है, 3 वृक्ष का नाम याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि निम्नलिखित पेड़ों में से कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन के श्रेणी में आता है? पर्वतीय वन है तो चीड़, स्प्रूस और सिल्वरफ, ये तीनों है जो है पर्वतीय वृक्ष है। और भी यहाँ पर खोज करके आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से वृक्ष जो है पर्वतीय वृक्ष है। हमने 3 यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा जो एक एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये है जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जो कि हमने पहले भी बता चुके। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तब तापमान क्या होता है? घटता है। तापमान क्या होता है? घटता है। और घटने के कारण क्या होता है? बर्फीला क्षेत्र हो जाता है, मतलब बर्फ जमने लगता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बोला गया कि 0 डिग्री तापमान पर मास लाइकेन नामक घास पाया जाएगा। मास लाइकेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एग्जामों में इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पलट करके देख सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है इधर बीपीएससी में ही कि 0 डिग्री तापमान पर कौन सा घास पाया जाता है? तो मास लाइकेन नामक एक घास पाया जाता है। 0 डिग्री तापमान जब हो जाता है, तो जब धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा तापमान कितना में पहुंच जाता है? 0 डिग्री तापमान। और 0 डिग्री तापमान पर एक घास उत्पन्न होता है जिसका नाम है मास लाइकेन। हालांकि किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष के लिए हर तरह का तापमान, हर तरह का मौसम आवश्यक है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री तापमान पर एक घास हो गया मास लाइकेन, इसको याद रखना है। और ये तो पहले से प्रश्न जानते ही हैं कि टुंड्रा प्रदेश में घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और बर्फ के बने हुए घर को क्या कहा जाता था? इग्लू कहा जाता था, जिसमें लोग रहते थे। टुंड्रा प्रदेश में लोग कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं, बर्फ का घर बना करके रहते हैं। ठीक है, ये तो पहले से क्लियर है। बर्फ के बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इतना बात। टुंड्रा प्रदेश में लोग घर जो जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और 0 डिग्री तापमान पर जो घास पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मास लाइकेन नामक घास कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कांटेदार झाड़ी मरुस्थलीय वन। एक बताओ फिर से, पर्वतीय वन देखिए, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पर्वतीय वन का है। यहाँ से लिख देते हैं, ये क्या है? पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन। यह था हमारा कौन सा वन? पर्वतीय वन। तो यहाँ से पर्वतीय वन हम लोग कंप्लीट कर लिए। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। अब हम लोग पढ़ेंगे कांटेदार झाड़ी या मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन, ये है मरुस्थलीय वन, ये है मरुस्थलीय वन, और ये भी क्या है? मरुस्थलीय वन है। ठीक है, तो 2 जगह मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए मरुस्थलीय वन क्या है? आप पहले से भी जानते हैं कि भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। सबसे बड़ा डिजर्ट क्षेत्र है राजस्थान। और विश्व के सबसे बड़ा अगर मरुस्थल बोला जाएगा, सहारा मरुस्थल की बात किया जाए तो सहारा मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार है। और यहाँ तो मरुस्थल है ही, साथ ही साथ यहाँ भी कुछ मरुस्थल देखने को मिलता है जो हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कितना होना चाहिए? आप पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा बताइए। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा
वर्षा से कोई मतलब नहीं था, तापमान से मतलब था। लेकिन पर्णपाती वन और सदाबहार वन में मतलब था। पर्णपाती वन में 70 से 200 मीटर और सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से ऊपर, और यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, लेकिन यहाँ तापमान था। अब यहाँ आ गया कांटेदार झाड़ी या मरुस्थलीय वन में वर्षा कितना होना चाहिए? 70 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है यहाँ पे, तब क्या होगा? यहाँ मरुस्थलीय वन होगा। अगर वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो मरुस्थल रहेगा? नहीं रहेगा। वर्षा कम होता है इसका मतलब मरुस्थल है। यहाँ वर्षा ज़्यादा होता है इसलिए मरुस्थल नहीं है। यहाँ भी वर्षा ठीक ठाक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन सबसे कम वर्षा होता है तो मरुस्थल है। इस तरह से सोच के अपना भी माइंड लगाते हुए जीएस को पढ़ना है। तो 70 सेंटीमीटर से वर्षा भी कम होती है यहाँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। और यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन वनों को देखिए क्या होगा। इसका जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उसका पत्ता छोटा छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा छोटा होगा और काटा होगा। तो यहाँ देखिए याद रहे, वृक्ष छोटा और पतला होता है। इधर हम लोग धरातल पर देखते हैं तो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, बर का पेड़ होता है, नीम होता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन यही पेड़ अगर उधर राजस्थान में हो जाए तो राजस्थान में सबसे पहले तो ये सब पेड़ होगा नहीं, वैसा ही पेड़ होगा जो पानी कम खपत करता हो। तो यहाँ देखिए पेड़ों का आकृति देखिए क्या बात कर रहा है। पेड़ों का आकृति बहुत छोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहाँ। और जड़ क्या हो जाएगा इसका? एकदम लंबा हो जाएगा, है ना, लंबा हो जाएगा। अब पत्ता कैसा हो जाएगा? कांटों वाली हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न ये हो गया कि जड़ लंबा होने का कारण क्या है? पूछेगा कि मरुस्थलीय वनों की जो है जड़ें लंबी होती है क्यों? मरुस्थलीय वनों की जड़ें लंबी होती है क्यों? तो लंबी होने का कारण क्या है कि ये जल का क्या करता है? संरक्षण करता है। जल का क्या करता है? संरक्षण करता है। मतलब जड़ इतना लंबा रहेगा कि पानी बहुत अंदर से टानता है, और इसलिए इसका मरुस्थलीय जो है वृक्ष जो होते हैं उनका जड़ क्या होता है? जड़ बहुत लंबा होता है। लंबा होने का कारण क्या है? जल का संरक्षण करना, मतलब जल को बचत करना। अब पत्ता छोटा क्यों होता है? पत्ता जो है कांटों वाली होता है या पत्ता छोटा छोटा होता है? क्यों? क्योंकि अगर बड़ा पत्ता रहेगा तो सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो अधिक मात्रा में पानी सोख लेगा, इसलिए पत्ता छोटा रहता है। छोटा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कम करेगा। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि मरुस्थलीय वन जो होते हैं वह भोजन बनाते हैं कहाँ से? तो पत्ता ना करके कभी कभी कांटों से दिया रहेगा, कांटा से। मरुस्थलीय वन जो होता है भोजन का निर्माण किससे करता है? कांटा से, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ता है। मरुस्थलीय वन का कुछ उदाहरण है, जैसे में बबूल देखे होंगे, उसका पत्ता छोटा छोटा रहता है और कांटा रहता है उसमें। खजूर भी पत्ता लंबा लंबा होता है लेकिन पत्ता उतना रहता नहीं है। नागफनी देखे होंगे, बैर, ये सब का पत्ता छोटा छोटा और जड़ें लंबी होती है। जड़ें लंबी होने का कारण क्या है? पानी का संरक्षण करती है। पत्ता छोटा होने का कारण क्या है? पत्ता छोटा रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, नहीं तो बड़ा रहेगा तो सारा पानी सूख जाएगा, तो पेड़ भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा क्या? नष्ट हो जाएगा। तो बैर, नागफनी, खजूर, बबूल पत्ता और जड़ से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे पाया जाएगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला, मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहाँ देखिए पूछेगा कि यहाँ कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का आ जाएगा, फिर आ जाएगा एमपी का, फिर आ जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, और कुछ आ जाएगा तेलंगाना का। तो आप यहाँ से जानते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको, अगर यहाँ स्टेट याद है आपको, अगर स्टेट याद है कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ से मरुस्थलीय क्षेत्र हम कहाँ बताएं? यहाँ बताएं एक महाराष्ट्र कुछ मात्रा में, एमपी भी कुछ मात्रा में, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इत्यादि में भी मरुस्थल पाए जाते हैं, डिजर्ट क्षेत्र। ठीक है, तो डिजर्ट क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्रों में भी डिजर्ट क्षेत्र हैं, और यहाँ पर भी इस तरह के पौधे देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे, बबूल, खजूर,
ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ मैंग्रोव वन। क्या है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को ग्रान वन भी कहते हैं। क्या वन? ग्रान वन। मैंग्रोव वन से बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न जो पहले से भी जानते हैं। यहाँ बोलता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन हमेशा डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र, और डेल्टा का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ एक पश्चिम बंगाल में एक यहाँ से इस तरफ से गंगा नदी बहती हुई आती है। गंगा नदी बहती हुई आती है, इस तरफ से आता है कौन? ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा होता है? तो एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा न केवल भारत में बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन क्या है? सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यहाँ एक वृक्ष पाया जाता है, बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक, सुंदरी एक वृक्ष है, इसी के नाम पर इस डेल्टा का नाम क्या रख दिया गया? सुंदरवन का डेल्टा। और इन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में बहुत सारे जहाँ डेल्टा है, जहाँ डेल्टा क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में है ना मैंग्रोव वन का निर्माण होता है। मैंग्रोव वन पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे? तो डेल्टाई क्षेत्रों में, जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होगा, जहाँ दलदली क्षेत्र होगा, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र होंगे वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न आप क्लियर कर सकते हैं कि डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है कौन? मैंग्रोव वन या ग्रान वन। और यह क्या होता है? झाड़ी नुमा होता है। मतलब यह पूरी तरह से बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता है, यह झाड़ी नुमा होगा इस तरह से, इस तरह से झाड़ी नुमा जड़े, इस तरह से जड़ जो है इस तरह से फैला हुआ रहेगा। यह मैंग्रोव वन जो होता है झाड़ी नुमा होता है और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लंबा नहीं होता है। देखिए, नहीं ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और यह लवणीय जल में भी रह लेता है। लवणीय जल का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह एक पानी होता है नदी तालाब का जो थोड़ा सा स्वच्छ होता है, लेकिन डेल्टा क्षेत्र का जो पानी देखेगा वह गाढ़ा होता है, लवणीय होता है, उसमें मिट्टी मिला हुआ होता है और नमकीन होता है, ठीक है। तो यह लवणीय जल में भी, लवणीय जल या नमकीन जल में भी मैंग्रोव वन क्या क्या होता है? निर्माण होता है, रह लेगा। लवणीय जल या नमकीन जल में भी मैंग्रोव वन का क्या होता है? निर्माण होता है। और मैंग्रोव वन का खासियत ये है कि जब समुद्र में, ये अब जानते हैं कि इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उत्पन्न होता है, चक्रवात जब आता है और सुनामी होता है, तो यही मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव वन इसका जो है तट को कटने से बचाते हैं। मतलब ये जो तट है यह कटते कटते इसका आकृति छोटा हो सकता है, लेकिन यहीं पे जो यहाँ पे जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वन जो है मिट्टी को पकड़े हुए रखता है, मिट्टी को इस तरह से पकड़े हुए रहता है, तो जब चक्रवात आता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तब खासियत यह है मैंग्रोव वन का कि यह मृदा अपरदन को रोकने में सक्षम है। यहाँ से देखिए, मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन को क्या करता है? ये रोकता है। तो यही बात यहाँ से लिखा गया कि यह सुनामी या चक्रवात के समय समुद्र तट को क्या करता है? बचाता है। समुद्र तट को बचाता है, क्या मतलब? मिट्टी को कटने से क्या करता है? रोकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आगे। यहाँ बोला गया आरक्षित वन और संरक्षित वन। आरक्षित वन देखिए, सबसे पहले देखते हैं आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन क्या होता है? यह सरकार के अधीन होता है, यह सरकार के अधीन। आरक्षित वन का मतलब हो गया कुछ वन ऐसे होते हैं, मतलब वन तो है जो सरकार के अधीन में होता ही है, लेकिन उन दो वनों में दो तरह के वन होते हैं, एक आरक्षित वन और एक होता है संरक्षित वन। आरक्षित वन में भी सरकार का नियंत्रण होता है, आरक्षित वन में सरकार का नियंत्रण और संरक्षित वन में भी सरकार का नियंत्रण।
दोनों में सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन क्या दोनों में फर्क है कि आरक्षित वन में है जो मानव नहीं जा सकता है, मानव स्थानीय लोग, ये भी बोलिए स्थानीय लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे। संरक्षित आरक्षित वन जो है इसमें सरकार के नियंत्रण में होता है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को या वहाँ के स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन संरक्षित वन में क्या होता है, यहाँ इस वन में लोगों को जाने का अनुमति होता है, अनुमति होता है। लेकिन आप जाइए वन में, संरक्षित वन का क्या है, स्थानीय लोगों को जाने का अनुमति होता है, भेड़ और बकरी चराने का भी अनुमति होता है, लेकिन पेड़ काटने का अनुमति नहीं होता है। तो आरक्षित और संरक्षित वन आप समझ चुके होंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन जिसमें स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है, पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्शन में रहता है। लेकिन संरक्षित वन में स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति होता है, गाय बकरी इत्यादि वहाँ भेड़ चरा सकते हैं, लेकिन पेड़ को काट नहीं सकते हैं। यहाँ तक बातों को समझ लिए। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि एक भारत सरकार जो है पॉलिसी लाया था, वन अधिनियम आया था, देखिए क्या राष्ट्रीय वन नीति आया था, एक राष्ट्रीय वन नीति। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा देखिएगा। एक राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति। तो कितना ईस्वी में आया, 1988 ईस्वी में। पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया, 1988 में। इसमें भारत को 33% वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। देखिए प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। वो राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया, 1988 में। इसमें भारत को कितना परसेंट वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, 33%। कितना परसेंट, 33%। लेकिन वर्तमान में 2017 के आंकड़ा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 2017 के आंकड़ा के अनुसार वर्तमान में भारत के पास कितना परसेंट वन है, 24%, 39%, 24.39% 2017 के आंकड़ा के अनुसार है, ठीक है ना। और लक्ष्य रखा गया था कितना, 33%। आप इसका अपडेट देख लीजिएगा 2017 के, अभी 2023 के देख लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या हो गया, कुछ जो बोला था है कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक वन पाया जाता है एमपी में, और सबसे अधिक वन एमपी में पाया जाता है। आप परसेंट में अगर पूछा जाए तो मिजोरम में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न है, सबसे अधिक प्रतिशत में मिजोरम में कितना परसेंट, 86%, ठीक है। ये दो राज हो गया, ठीक है, राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे अधिक कहाँ होता है, अंडमान में। क्या होता है, यहाँ तो अधिक कहाँ था, एमपी में, यहाँ अधिक, अंडमान निकोबार में क्या है, अधिक है। लेकिन एक और आ गया कौन, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितना परसेंट है, 90%। तो ये कुछ आंकड़ा जो दिया गया है, इस आंकड़ा को आप याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर से जो प्रश्न आएगा ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं उन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।